बीपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा 2024 से संबंधित आज के वीडियो में हम बीएड पाठ्यक्रम के यूनिट 1 के तीसरे टॉपिक के संबंध में चर्चा करेंगे, जो है व्यक्तिक विकास के आयाम। किन किन आयामों के संबंध में जानना है? तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषिक, सामाजिक एवं नैतिक, तथा इनके बीच अंतर संबंध को भी जानना है। साथ ही शिक्षकों के लिए इसमें क्या निहितार्थ है उसको भी समझना है, और साथ में पियाजे, एरिक्सन और कोलबर्ग का इसमें क्या मत है इसको देखना है। तो आइए हम लोग इसको क्रमशः पॉइंट वार देखें, और निश्चित तौर पर आशा हम करेंगे कि इसके बाद आपको किसी भी अन्य बुक से या नोट से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। व्यक्तिक विकास के आयाम में सबसे पहले समझें कि मनुष्य के आयु के साथ साथ जो परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं उसके साथ साथ, यानी जो वृद्धि होती है शारीरिक, उसके साथ साथ उनमें गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। यानी उनके गुण में भी वृद्धि होती है, उनमें भाषा का विकास भी होता है, उसमें मानसिक विकास भी होता है। तो विकास शब्द का जो अर्थ है वो इसी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तनों से लगाया जा सकता है। यहाँ जो व्यक्तिक विकास है, तो विकास का अर्थ वृद्धि नहीं है, अपितु सभी प्रकार के गुणों में वृद्धि है। मानव विकास के विभिन्न आयामों में हमको जानना है शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक, भावनात्मक विकास और नैतिक विकास। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास को देखते हैं। जन्म से पूर्व ही गर्भावस्था में ही व्यक्ति का शारीरिक विकास आरंभ हो जाता है, जो एक स्वाभाविक है, प्राकृतिक प्रक्रिया है और सतत होने वाली प्रक्रिया है। इस पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का इफेक्ट तो इस पे होता ही है। जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में मनुष्य के शारीरिक विकास में मुख्य रूप से किन किन बातों को देखने को मिलता है? तो सबसे पहला अवस्था है शैशवावस्था। जन्म के समय तथा संपूर्ण शैशवावस्था में बालक का भार बालिका के भार की तुलना में अधिक होता है। ठीक है। बालक की लंबाई जन्म के समय लगभग 51.25 सेंटीमीटर और बालिका की लंबाई 50.75 सेंटीमीटर होती है, लेकिन यह भौगोलिक प्रदेश, जलवायु और वंशानुक्रम से प्रभावित हो सकता है। 6 वर्ष तक लंबाई लगभग 100 या 110 सेंटीमीटर हो जाती है। शुरुआत के 2 वर्षों में शिशु के सिर का बाल तेजी से होता है और बाद में दूसरे अंगों के विकास की तुलना में धीरे पड़ जाता है। आप देखेंगे कि जन्म के बाद बच्चे के सिर के जो बाल है वो ज़्यादा बढ़ते हैं और धीरे धीरे उनमें जो वो वृद्धि की दर थी वो कम हो जाती है। प्रथम महीने में शिशु के हृदय की धड़कन लगभग 140 बार प्रति मिनट होती है, जो लगभग 6 वर्ष की आयु में घटकर प्रति मिनट 100 हो जाती है। तो ये शैशवावस्था में 2 बातें हम लोग समझें। सबसे पहले तो उसका बाल बढ़ता है, फिर उसका हम लंबाई देखे हैं कि 6 वर्ष में लंबाई 100 से 110 सेंटीमीटर हो गई, जबकि जन्म के समय उसकी लंबाई कितना थी? 51 सेंटीमीटर के आसपास थी। यानी लगभग दोगुनी हो जाती है 6 वर्ष की आयु आते आते। और साथ में जो हृदय की धड़कन थी, जो जन्म के समय में 140 होती है, वह 6 माह बाद घटकर कितना हो जाता है? प्रति मिनट 100। अब आते हैं बाल्यावस्था में। यह अवस्था शारीरिक विकास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है। 12 वर्ष तक भार लगभग 80 से 95 पाउंड के मध्य हो जाता है। इस अवस्था तक अस्थायी दांत निकल आते हैं। बाल्यावस्था में लंबाई केवल 7-7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक ही बढ़ती है। शैशवावस्था में आप देखे हैं कि दुगुनी हो गई। 6 वर्ष तक को हम शैशवावस्था में रखे थे, 6 से 12 हम लोग बाल्यावस्था में रख रहे हैं। तो लंबाई में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होती, फिर किशोरावस्था में होती है। ये लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक वृद्धि होती है। यानी शैशवावस्था में जितनी लंबाई थी उससे कितना सेंटीमीटर बढ़ जाता है।
अब किशोरावस्था में किशोरों का जो भार है वो किशोरियों की तुलना में यानी बालकों का भार बालिकाओं की तुलना में अधिक बढ़ता है। इस अवस्था में ऊंचाई में तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। तो ऊंचाई में आप देखें कि शिशुअवस्था में बढ़ी, बाल्यावस्था में उतनी रफ्तार तेजी नहीं थी और फिर किशोरावस्था में जाकर बढ़ जाती है। 15 वर्ष की उम्र में किशोर तथा किशोरियों की ऊंचाई लगभग समान हो जाती है, क्योंकि अब बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में किशोरियों की लंबाई में भी वृद्धि होने लगती है। 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते किशोरियों की लंबाई किशोरियों से 6 से 7 सेंटीमीटर अधिक हो जाती है। ये सामान्य प्रक्रिया है। इसमें वंशानुक्रम का प्रभाव हो सकता है और भौगोलिक प्रदेश का भी प्रभाव होता है। किशोरावस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है और हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। जो आप देखें हैं कि जन्म के समय अधिक थी, वो धीरे धीरे जुड़ जाते हैं और किशोरावस्था में जो पूर्ण वयस्क की हड्डियों की संख्या होती 206 वो हो जाती है। ये था हमारा शारीरिक विकास शिशुअवस्था में और बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का अर्थ, संज्ञानात्मक शब्द है, संज्ञान का अर्थ होता है देखना या अवबोधन करना या समझना या अंतर्निहित करना या जानना। तो संज्ञान का अर्थ क्या है? किसी चीज को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं या उसका बोध कर रहे हैं, तो वही क्या है? संज्ञान है। तो इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है कि जानने की वृद्धि तथा क्षमता, समयानुसार समझना और अवबोधन करना, जो कि परिपक्वता तथा वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने से सुसाध्य होता है। तो वातावरण के साथ आप जो भी अंतःक्रिया करते हैं, उससे जो भी आपको बोध होता है, वही क्या है? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान में मानसिक प्रतिमानों की संरचना करने की योग्यता समाहित होती है। इसमें विचार करने, तर्क करने, स्मृति और भाषा की भूमिका होती है। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी प्रेक्षण करने की विशिष्ट रीति के अनुसार उसका खुद का विशिष्ट प्रतिमान हो जाता है और यही एक तरीका है जिससे सीखने वाला अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में सीख लेता है। तो मोटे तौर पर यह समझे कि जब वो वातावरण के साथ सीधे संपर्क में आता है तो वातावरण से उसकी जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो देखकर, सुनकर, स्पर्श कर जो भी अनुभव करता है, जो भी उसे बोध होता है, जो भी वो जानता आया है, जो भी वो समझता है, वही क्या है? उसका संज्ञान है। और इसमें जो विकास होता है वही उसका संज्ञानात्मक विकास है। अब इसमें है कि भाषा का विकास या भाषा को प्रारंभिक साक्षरता विकास के साथ जोड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा कि लैंग्वेज एंड अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट क्या होता है। लगभग सभी लोग एक ही तरीके से अपनी अपनी भाषा का विकास करते हैं। यह बात अलग है कि भाषा विकास की गति हर एक की अलग अलग होती है। यह माना जाता है कि सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आसपास का वातावरण, प्रकृति, चीजों एवं लोगों से कार्य एवं भाषा दोनों के माध्यम से संवाद स्थापित करना होता है। हम अपना संकेत देते हैं किन्हीं को, वे हमारी संकेत को ग्रहण कर समझ लेते हैं, तो वही भाषा है। ऐसे स्थिति में बालक की परिपक्वता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि परिपक्वता होगा तभी वो भाषाओं का आदान प्रदान कर पाएगा। भाषा के विभिन्न अंश और उसके प्रयोग के तरीके बहुत हद तक अनुभव पर निर्भर करते हैं। अनेक भाषाओं के विकास और संप्रेषण प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण परिवारों के बच्चों के बीच अंतर करते हैं। ऐसे परिवार वे होते हैं जहां संप्रेषण अधिक सीमित होता है और जहां बच्चों की बात बहुत कम सुनी जाती है और उन पर कम ही ध्यान दिया जाता है। तो जब बच्चे को संप्रेषण का मौका मिलता है तो उसमें भाषा का विकास होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे सुनने, बोलने, पढ़ने, पूछने, उस पर सोचने, विमर्श करने तथा लिखित रूप से अभिव्यक्त करने से सबसे अधिक सीखते हैं भाषा को। अर्थ से पहले अवधारणा को ग्रहण करते हैं और तब धीरे धीरे उसका अर्थ समझते हैं। विद्यालय में प्रवेश करते समय बच्चे के पास बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं जो उसकी अपनी परिवेश की भाषा में ही होती है।
फिर धीरे धीरे अन्य भाषाओं के आदान प्रदान होने से वे अन्य भाषाओं के संबंध में उनको बोध होने लगता है। तो भाषा को समझ गए कि जिस बच्चों में भाषा संप्रेषण की जितनी स्वतंत्रता दी जाती है उसमें अपेक्षाकृत भाषा का विकास अधिक होता है। अब आते हैं सामाजिक भावनात्मक विकास, क्योंकि यह भी आपके टॉपिक में है। तो सामाजिक विकास है वही भावनात्मक विकास के साथ जोड़ दें तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल बालकों में व्यवहार करने तथा समायोजन करने की योग्यता का विकास ही सामाजिक विकास या सामाजिकरण कहलाता है। आप परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं या उसमें खुद को एडजस्ट कर ले रहे हैं, वही आपका सोशल डेवलपमेंट है। शिशु जन्म से सामाजिक तो होता नहीं है। 1 वर्ष के भीतर शिशु माता पिता को पहचानने लगता है, प्रेम और क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। अब देखेंगे कि वो बच्चा को आप जब डांट रहे होंगे, आपकी निगाहों को गौर से देखेगा तो प्रेम और क्रोध के अंतर को समझने लगता है वो शिशु। ये जन्म से 1 वर्ष के भीतर 2 और 3 वर्ष की आयु के बीच बालक खेलने के लिए साथी बनाकर उनमें सामाजिक संबंध स्थापित करने लगता है। तो पहला जो सामाजिक संबंध है वो उनको आसपास के जो हम उम्र बच्चे हैं उनके साथ खेलने के क्रम में उनमें सामाजिकता का विकास होता है। 5 या 6 वर्ष की आयु में बालक में नैतिक भावना का विकास होने लगता है, जो मोरल फीलिंग है। बाल्यावस्था में नए वातावरण से अनुकूलन करना एवं समूह बनाकर या समूह में शामिल होकर सामाजिक गुणों का विकास करता है। किशोरावस्था में मित्रता की भावना का समुचित विकास हो जाता है, क्योंकि वहाँ इसको गैंग काल भी कहा गया है। बाल्यावस्था को हम आगे बताएंगे। और बाल्यावस्था से किशोरावस्था में वो फिर अलग अलग समूह में अपने आप को प्रदर्शित करना शुरू करते हैं। इस अवस्था में समूहों का निर्माण, उद्देश्य पिकनिक, सिनेमा देखना, नृत्य करना, संगीत द्वारा सामाजिक विकास होता है। नाटक, एकांकी, ये सभी आप देख सकते हैं। खेलकूद भी होता है, जिसको आप शामिल कर सकते हैं। अब एक और विकास आपके सिलेबस में है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। नैतिक या चरित्र एक अर्जित मानसिक संरचना है जिससे बालक अपने उस सामाजिक परंपरा के अनुसार व्यवहार करता है जिसके बीच उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। क्योंकि मोरल डेवलपमेंट आप परिवार और समाज पर डिपेंड करता है कि हमारा समाज क्या चाहता है, हमारा परिवार क्या चाहता है, कैसे मूल्यों का विकास हो, क्या सच है, क्या असत्य है, क्या पुण्य है, क्या पाप है। तो ये जो अवबोधन शुरू होता है उसको परिवार और समाज में, यहीं से उसके नैतिक विकास, उसका जो मूल्य बेहतर बनने लगता है, तो वहीं से उसका मूल्य ही उसको नैतिक विकास कराता है। तो इच्छा शक्ति, मूल प्रवृत्तियां, संवेगों, अस्थायी भावों और आदतों का नैतिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसका किसका? तो इच्छा शक्ति का, मूल प्रवृत्तियों का, संवेगों का, अस्थायी भावों का और आदतों का। अब जैसे इसी में प्रश्न आ सकता है कि इनमें नैतिक विकास की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं होता है। अब इच्छा शक्ति, मूल प्रवृत्ति, अस्थायी भाव और तो ऐसा कोई विकल्प दे देगा जो इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी ना तो संवेग है ना आदत है। तो जो इसमें नहीं सम्मिलित होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। और जो चरित्र, हमारा जो कैरेक्टर होता है, वो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। यह मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है। सामान्यतः माध्यमिक स्तर के बालक दूसरे लोगों द्वारा उन नियमों का पालन न करते देख भ्रमित होते हैं और जो कुछ लोगों पर लागू होते हैं परंतु कुछ लोगों पर नहीं। क्योंकि माध्यमिक विद्यालय में आते हैं तो वे बहुत तरह तरह की सभ्यता, संस्कृति या परिवार के फैमिली बैकग्राउंड से बच्चों के बीच हैं। जो देखते हैं कि वो भाई इस नैतिक से, वो नैतिक रूप से वो उनके हिसाब से घिरे हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये गलत है। वो बच्चे जो है अगर उस हिसाब से वो कर रहे हैं तो उनको कोई पनिशमेंट समाज की तरफ से नहीं मिल रहा, तो वो दिग्भ्रमित होते हैं कि आखिर हमको जो बताया गया वो सही है या ये जो कर रहा है ये सही।
उदाहरण के लिए हम बच्चों को अपनी नोटबुक से पृष्ठ फाड़ने से मना करते हैं, लेकिन कई बार हम उनकी नोटबुक से 2-3 खाली पृष्ठ फाड़ लेते हैं। हम बच्चों को तो मना कर रहे हैं, लेकिन हम खुद फाड़ लेते हैं या उससे मांग लेते हैं कि 2 पेज निकाल के दो। तो हम वो बच्चे को किस ओर मोड़ रहे हैं यह हम पे डिपेंड करता है, और यहीं से उसका नैतिक विकास होता है। और अगर बच्चे से हम उसका पेज फाड़ के मांग रहे हैं तो बच्चों में यह मूल्य घर कर जाता है कि नहीं है, इसका अर्थ है कि कॉपी से पेज निकालना गलत नहीं। इस तरह का कंफ्यूजन उनके भीतर होता है। बस ये एक एग्जाम्पल था। इस प्रकार के अनुभव बालकों के नियमों की प्रक्रियाओं को परिवर्तित कर देते हैं, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में विकास के विभिन्न आयाम का योगदान रहता है। ये व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी प्रकार से प्रभावित करते रहते हैं। बालक को जिस प्रकार का सामाजिक, नैतिक, भाषाई वातावरण मिलेगा, उनमें वैसे ही गुणों का विकास होगा। अब है कि जो विकास की अवस्था है उसके क्या सिद्धांत हैं। सबसे पहले जो शैक्षिक निहितार्थ है, शारीरिक विकास के लिए खेल कूद, योगासन को आप बढ़ावा देते हैं, शिक्षकों के लिए ये निहितार्थ है। संज्ञानात्मक विकास में, अवबोधन में, संज्ञानात्मक में अध्ययन अध्यापन के द्वारा आप उसका संज्ञानात्मक विकास करते हैं। वह सही चीज़ों का बोध करता है, सही चीज़ों को समझने लगता है, वो ठोस द्रव गैस में वो डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है। भाषिक विकास में वो जो भी उसकी मातृभाषा जो परिवार से होकर आई है उसको आप व्याकरण का रूप देते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। सामाजिक विकास में जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसमें उसको इन्वॉल्व करते हैं, उसको टीम मेंबर में रखते हैं, उसको खेल कूद में बढ़ावा देते हैं, उसको दर्शनीय स्थल ले जाते हैं। धीरे धीरे सामाजिकता का विकास होता है, और नैतिक मूल्यों में मोरल एजुकेशन के द्वारा या फिर तरह तरह के समारोह में नैतिक शिक्षा के द्वारा या फिर कक्षा में उसका जो बिहेवियर व्यवहार है उस व्यवहार को सामंजस्य स्थापित करने की कला सिखाते हैं, उसमें नैतिक विकास करते हैं। तो ये शिक्षकों के नियता है। अब है कि विकास की अवस्थाओं के क्या सिद्धांत है। तो मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम हैं, आप देखिए कई आयाम। विकास के विभिन्न आयाम अवस्था में बालक में विशेष प्रकार की गुण एवं विशेषताएं देखने को मिलती है। इनका अध्ययन कर कई मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, और सिद्धांत में पियाजे, लॉरेंस कोनबर्ग, वाइगोत्स्की का नाम उल्लेखनीय है। लेकिन आपके सिलेबस में है पियाजे, एरिक्सन और कोलबर्ग, तो इन्हीं को लेके हम चलते हैं। सबसे पहले पियाजे है, तो पियाजे को देखते हैं। जिन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी जिन पियाजे का जो सिद्धांत था वह विकास के किस आयाम से संबंधित था, तो संज्ञानात्मक विकास से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जिन पियाजे का सिद्धांत है, और ए में रहेगा शारीरिक विकास से, बी में संज्ञानात्मक विकास से, सी में भाषिक विकास से, सी में डी में सामाजिक विकास से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। जिन पियाजे को जाने, तो जिन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बताया। किसी दूसरे के बच्चों पर प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर इसका खोज करना शुरू कर दिया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते गए, और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो मोटा मोटी इसमें दो जाने कि वे कहाँ के थे मनोवैज्ञानिक, तो स्विट्जरलैंड के थे, और उन्होंने प्रयोग किस पर किया, तो अपने ही बच्चों पर किया। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बना
समावेशन आप किसको कहेंगे? तो पियाजे ने क्या किया? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है, उसको समावेशन की संज्ञा दी है। यानी समावेशन किसको कहे हैं? जिसके द्वारा वो संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित कर सकते हैं। पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी थी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां एवं सहज क्रियाओं को करके संबंधी योग्यताओं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो किसी को देखना है, आंख से देखना है, वो उसको कौन सिखा देता है? तो वो उसको नेचुरली ये सब लेकर के कुछ दीजिएगा तो उंगली, वो बहुत छोटा जो नवजात शिशु है वो उंगली मोड़ता है, पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये लेकर जन्मजात पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग होते हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। पियाजे ने बालकों में बुद्धि का इस प्रकार क्रमिक विकास अथवा संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया, जो नाम के साथ काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक प्रश्न पीछे पूछे भी गए थे पिछले HM एग्जाम में। सबसे उनका उस अवस्था को क्या कहते हैं, वो अवस्था का जो अवधि है वो क्या है और उसकी विशेषता क्या है। ये 3 पॉइंट सबको जाने का जो 4 पियाजे का जो 4 अवस्था है, इन चारों अवस्थाओं को उनके अवस्था के नाम, उनके उम्र और उनकी विशेषता के साथ आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहली अवस्था जो जिन पियाजे का है या उनके अनुसार है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को उन्होंने कहा था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का अवधि क्या था? जन्म से 2 वर्ष तक। और इस अवस्था में क्या विशेषता बताई थी कि मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। ठीक है, यानी इस क्रिया के द्वारा ही मानसिक क्रियाएं क्या होती है? संपन्न होती है। इंद्रिय जनित गामक समझ गए, जो हमारी इंद्रियां हैं, उसी से वो इंद्रियों के चलने से या इंद्रियों के उद्बोधन से ही हमको जो प्राप्त होता है अनुदेश, उसी से गामक क्रियाएं संपन्न होती है। भूख लगने की स्थिति को बालक रो कर व्यक्त करता है। जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्षतः देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। यानी 2 वर्ष तक जो बच्चा नहीं कुछ देखा है उसके बारे में आप कल्पना लोक में उसको कुछ बताने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं समझेंगे। उसको कहेंगे बॉल बॉल और बॉल रहेगा नहीं, तो वो उसको नहीं समझेगा जब तक उसको बॉल ले करके हम सामने नहीं दिखाएंगे। यह अवस्था कब तक? 2 वर्ष की आयु तक। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके द्वारा कार्यों को व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है ना। तो बुद्धि का प्रयोग उनके कार्यों के द्वारा यहाँ व्यक्त होता है। और इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होता है। तो जिन पियाजे का जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है वह किससे संबंधित है? तो अनुकरण, अनुकरण मीन्स दूसरे का अनुकरण करके, स्मृति यानी उन्हें जो याद है, और मानसिक निरूपण से संबंधित है। कौन अवस्था? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था। और ये अवस्था का अवधि उन्होंने क्या बताया? जन्म से 2 वर्ष तक। अब आते हैं इनके द्वितीय अवस्था में। जिन पियाजे के अनुसार द्वितीय अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व
संक्रियात्मक अवस्था या 2 से 7 वर्ष तक की अवधि। 2 से 7 वर्ष की अवधि जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा गया। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो किस अवधि काल में है? तो 2 से 7 वर्ष तक के बालक के लिए। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। यह पहली अवस्था जो आपका है उसकी अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने के योग्य बनाता है। ठीक, तो इंद्रिय जनित कामक अवस्था की अपेक्षा यह समाधान के अधिक योग्य बना देता है। कौन? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो 2 अवस्था क्लियर हो गया। पहली अवस्था जो इंद्रिय जनित कामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी अवस्था इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया, जो 7 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए रखा गया कि 7 से 11 वर्ष के बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण से। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उसका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता का विकास हो जाता है। आप देखेंगे कि सिलेबस भी इसी अनुकूल दिया गया है कि 7 से 11 वर्ष के बालकों में अगर उस तरह का पाठ्यक्रम है तो उनमें पहचानना, विभेदीकरण करना या उसका वर्गीकरण करना, ठोस, द्रव, गैस, ये सब इसी आयु वर्ष में बच्चों के साथ आते हैं। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक आदि स्थिर रहते हैं। बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो किस आयु काल में को कही गई है? तो 7 से 11 वर्ष में। ठीक है, तो इस प्रकार अब 3 अवस्थाओं से परिचित हो गए। इंद्रिय जनित कामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था थी, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक के लिए। अब 11 वर्ष से आगे की उम्र के व्यक्तियों के लिए जो अवस्था रखा गया, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवधि के लिए। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन, ये दोनों में फर्क समझते होंगे। मूर्त यानी जिसको देख करके आप चिंतन कर सकते हैं, जिसको देख कर ही आप पहचान सकते हैं या उसको जान सकते हैं। अमूर्त हो गया कि उसको देखे बिना भी आप कल्पना कर सकते हैं। तो इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास काफी होने लगता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला जो अवस्था था उनका इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। इंद्रिय जनित गामक अवस्था में क्या था कि इसी अवस्था में अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है यह अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इससे थोड़ा बेहतर है, इसमें अपेक्षाकृत अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के नियमों को सीख लेता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास कर लेता है। अब जिन पियाजे के अन्य सिद्धांत को आप जाने तो इसे निर्माण और खोज का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील रहता है। वो यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार समझतापूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं
जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता है, उनका भी वे खोज कर लेते हैं। पियाजे का यह विचार है कि ज्ञानात्मक जो विकास है न केवल खोज पर आधारित है, नवीनता या खोज को उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। उदाहरण के लिए एक 4 साल का बालक यदि विभिन्न प्रकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा लेता है तो यह उसके बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है, क्योंकि उसको किसी ने सिखाया नहीं। कार्य क्रिया के आयोजन की बात की जाए तो कार्यात्मक विकास का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता है। प्रत्येक कार्यात्मक क्रिया एक तर्कपूर्ण विपरीत होता है। उदाहरण के लिए एक मिट्टी के चक्र को 2 भागों में तोड़ना और 2 टूटे हुए भागों को पुनः एक पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना एक कार्यात्मक क्रिया है। कार्यात्मक क्रिया की सहायता से बच्चे मानसिक रूप से वहां पुनः पहुंच सकते हैं जहां से उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। बौद्धिक वृद्धि का केंद्र इन्हीं कार्यात्मक क्रिया का अर्जन है। पियाजे का विचार है कि जब तक बालक किशोर अवस्था तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों के कार्यात्मक क्रिया का अर्जन करता है। साथ में एक विकास अवस्था से दूसरी में पदार्पण के लिए 2 तथ्य आवश्यक होते हैं, एक तो सात्मीकरण एवं दूसरा है संतुलन स्थापित करना। सात्मीकरण क्या है? तो बालक में उपस्थित एक विचार है, किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना। अगर किसी विचार में नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाए तो उसी को कहते हैं सात्मीकरण। पियाजे के अनुसार सात्मीकरण बालक के प्रत्यक्षात्मक प्रत्यात्मक समन्वय से संबंधित होता है। व्यवस्थापन या संतुलन का अर्थ है नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना। तो 2 बातें समझे। सात्मीकरण का अभिप्राय है कि बालक में कोई विचार पहले से मौजूद है, उसमें नए विचार या वस्तु को आप समावेश कर दिए, तो इसको कहेंगे सात्मीकरण। ठीक है। और व्यवस्थापन या संतुलन है कि कोई नया विचार है और उनका अपने विचारों के साथ समायोजन कर रहे हैं, तो वो हो गया व्यवस्थापन या संतुलन। यानी एडजस्टमेंट करना संतुलन, उसमें स्थापित करना सात्मीकरण। और इसी सात्मीकरण और संतुलन से एक विकास अवस्था से दूसरे विकास की अवस्था में कदम रखा जाता है। तो जिन पियाजे के लिए जो निहितार्थ थे व्यक्तिक विकास के आयाम, इसको आप देख लिए कि जिन पियाजे का जो विकास का जो सिद्धांत था वो किससे था? संज्ञानात्मक विकास से या मानसिक विकास से संबंधित था। द्वितीय विकास है आपका इविक्शन। तो इविक्शन के बारे में पहले जाने कि इविक्शन का सिद्धांत एपिजेनेटिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके सिद्धांत को एपिजेनेटिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो इविक्शन के सिद्धांत को। ठीक है। यह सिद्धांत बताता है कि लोग एक क्रम में बढ़ते हैं जो समय के साथ एक बड़े समुदाय के संदर्भ में होता है और प्रत्येक चरण के दौरान संघर्ष होता है। इविक्शन के सिद्धांत में प्रत्येक चरण पूर्ववर्ती चरणों पर आधारित, यानी पहले के चरण अच्छे होंगे तो अगला चरण भी अच्छा होगा। और विकास की जो अवधियां हैं उनकी मार्ग प्रशस्त करते हैं। इविक्शन का मानना था कि प्रत्येक चरण में लोग एक संघर्ष का अनुभव करते हैं जो विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में कार्य करता है। इविक्शन के विचार में ये संघर्ष या तो मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता विकसित करने या उस गुणवत्ता को विकसित करने में असफल होने पर केंद्रित है। इन समयों के दौरान व्यक्तिगत विकास की संभावना अधिक होती है, लेकिन असफलता की भी संभावना बनी रहती है। यदि लोग संघर्ष से सफलतापूर्वक निपटते हैं तो वे मनोवैज्ञानिक शक्तियों के साथ मंच से बाहर आते हैं और उन्हें जीवन भर काम आता है। यानी इनके हिसाब से जो एविक्शन का मत था कि विकास एक संघर्ष की प्रक्रिया का परिणाम है, और यदि संघर्ष का एक आयाम वो पूरा करता है, एक चरण वो पूरा करता है, तभी वो बेहतर रूप से दूसरे चरण में जा पाता है। यदि वे इन संघर्षों से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल होते हैं
तो वे स्वयं की मजबूत भावना के लिए आवश्यक कौशल विकसित नहीं कर पाते हैं। इनका एक मत था कि निपुणता अहंकार की शक्ति की ओर ले जाती है, और कई बार पूछा गया है ये प्रश्न कि ये किसका विचार था, किसका मत है। तो एरिक्सन का मत है कि निपुणता अहंकार की शक्ति की ओर ले जाती है। एरिक्सन का यह मानना था कि सक्षमता की भावना व्यवहार और कार्यों को प्रेरित करती है। एरिक्सन के सिद्धांत में प्रत्येक चरण का संबंध जीवन के किसी क्षेत्र में सक्षम बनने से है। यदि मंच को अच्छी तरह से संभाला जाता है तो व्यक्ति को स्वामित्व की भावना महसूस होती है, जिसे कभी कभी अहंकार की शक्ति या अहंकार गुणवत्ता के रूप में जाना जाता है। यदि मंच का प्रबंधन खराब तरीके से किया जाता है तो व्यक्ति विकास के उस पहलू में अपर्याप्तता की भावना के साथ उभरता है। तो इनका क्या, इससे क्या समझे कि यह सक्षमता की जो भावना है वह व्यवहार और कार्यों को प्रेरित करता है, ठीक है। और इनके अनुसार प्रत्येक चरण का संबंध जीवन के किसी क्षेत्र में सक्षम बनने से। अब जो इनके चरण हैं, पहला चरण इनका है विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। एरिक्सन में का जो पहला चरण क्या दिया था इन्होंने, विश्वास बनाम अविश्वास। एरिक्सन के मनोसामाजिक, क्योंकि यह इनका जो है वो सामाजिक, जैसे उनका संज्ञानात्मक से संबंध था तो इनका सोशल डेवलपमेंट से संबंधित एरिक्सन का विचार। तो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का पहला चरण जन्म और 1 वर्ष की आयु के बीच होता है। तो चरण 1 जो विश्वास बनाम अविश्वास का है, यह कब है, जन्म से 1 वर्ष के बीच। और यह जीवन का सबसे मौलिक चरण होता है। क्योंकि एक शिशु पूरी तरह से निर्भर होता है, इसलिए विश्वास का विकास बच्चे की देखभाल करने वालों की निर्भरता और गुणवत्ता पर आधारित होती है। विकास के इस बिंदु पर बच्चा भोजन, प्यार, गर्मजोशी, सुरक्षा और पालन पोषण सहित जीवित रहने के लिए आवश्यक हर चीज के लिए पूरी तरह से वयस्क देखभाल करने वालों पर निर्भर होता है। यदि देखभाल करने वाला पर्याप्त देखभाल और प्रेम प्रदान करने में विफल रहता है तो बच्चे को लगेगा कि वे अपने जीवन में वयस्कों पर भरोसा या निर्भर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से विश्वास देख लिए कि यदि वे अगर उसको फुलफिलमेंट कर रहे हैं उसकी आवश्यकता को तो विश्वास बनेगा, वरना अविश्वास बनेगा। मनोसामाजिक विकास के पहले चरण के दौरान जब देखभाल करने वाला विश्वसनीयता, देखभाल और स्नेह प्रदान करते हैं तो बच्चों में विश्वास की भावना विकसित होगी, अन्यथा अविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। तो पहला चरण जो जन्म से 1 वर्ष के बीच था, विश्वास बनाम अविश्वास, यानी उसके जो नीड है, जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल जो कर दे रहा है उसके प्रति विश्वास बनेगा, अन्यथा अविश्वास बनेगा। दूसरा चरण है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण प्रारंभिक बचपन के दौरान होता है। यह बच्चों में व्यक्तिगत नियंत्रण की बेहतर भावना विकसित करने पर केंद्रित होता है। यदि उसको आप छूट दे रहे हैं तो उसमें स्वायत्तता डेवलपमेंट होगा, और यदि आप उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं तो उसमें संदेह होगा, शर्म आएगी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्लियर करें एक एक करके। स्वतंत्रता की भूमिका क्या है इसमें। विकास के इस बिंदु पर बच्चे अभी थोड़ी स्वतंत्रता हासिल करना शुरू करते हैं। वे स्वयं बुनियादी कार्य करना आरंभ करते हैं। जो वे पसंद करते हैं उनके बारे में सरल निर्णय ले लेते हैं। बच्चों को विकल्प चुनने और नियंत्रण हासिल करने की अनुमति देकर माता पिता और देखभाल करने वाले बच्चों में स्वायत्तता की भावना विकसित करने में मदद कर सकते हैं। उन्माद प्रशिक्षण को देखें तो इस चरण का आवश्यक विषय यह है कि बच्चों में शारीरिक कौशल पर व्यक्तिगत नियंत्रण की भावना और स्वतंत्रता की भावना विकसित करने की आवश्यकता होती है। बच्चों में स्वायत्तता की भावना विकसित करने में पॉटी प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रायड की तरह एरिक्सन का मानना था कि शौचालय प्रशिक्षण इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एरिक्सन का तर्क फ्रायड की तुलना में काफी अलग था। एरिक्सन का मानना था कि किसी के शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करना सीखने से
नियंत्रण की भावना और स्वतंत्रता की भावना पैदा होती है। अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में भोजन विकल्पों, खिलौनों की प्राथमिकताओं और कपड़ों के चयन पर अधिक नियंत्रण हासिल करना शामिल है। जो बच्चे इस चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, वे सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस करते हैं, जबकि जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उनमें अपर्याप्तता और आत्मसंदेह की भावना बनी रहती है। एरिक्सन का मानना था कि स्वायत्तता और शर्म और संदेह के बीच संतुलन हासिल करने में से इच्छा शक्ति पैदा होगी, जो यह विश्वास है कि बच्चे इरादे और सीमा के भीतर अपने इरादे से कार्य कर सकते हैं। तो दूसरा चरण हो गया आपका स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। ठीक है, पहला चरण क्या था? विश्वास बनाम अविश्वास। और तीसरा चरण उनका है पहल बनाम अपराध बोध। मनोसामाजिक विकास का तीसरा चरण पूर्व स्कूली वर्षों के दौरान होता है। जब वो सामाजिक विकास के इस बिंदु पर बच्चे खेल और अन्य सामाजिक अंतःक्रियाओं के निर्देशन के माध्यम से दुनिया पर अपनी शक्ति और नियंत्रण का दावा करना शुरू कर देते हैं। जो बच्चे इस स्तर पर सफल होते हैं, वे दूसरों का नेतृत्व करने में सफल और सक्षम महसूस करते हैं। जो लोग इन कौशलों को हासिल करने में सफल होते हैं, उनमें अपराध बोध, आत्मसंदेह और पहल की कमी की भावना रह जाती है। अब देखेंगे बच्चे जो गाइड कर रहे हैं, दूसरे को निर्देश दे रहे हैं, टीम को लीड कर रहे हैं, वो आगे जाकर टीम लीडर बन जाते हैं। तो जब व्यक्तिगत पहल और दूसरों के साथ काम करने की इच्छा का एक आदर्श संतुलन हासिल किया जाता है, तो उद्देश्य के रूप में जाना जाने वाला अहंकार गुण बढ़ता है। तो तीसरा चरण क्लियर हो गया, पहल बनाम अपराध बोध। यानी अगर वो प्री स्कूल में यदि वो इस तरह का पहल करता है टीम वर्क का, तो वो सफल हो जाता है उसमें, वरना उसमें आत्मग्लानि या अपराध बोध की भावना पनपने लगती है। चौथा चरण उनका था उद्योग बनाम हीनता। चौथा मनोसामाजिक चरण लगभग 5 से 11 वर्ष की आयु के प्रारंभिक स्कूल वर्षों के दौरान होता है। सामाजिक संपर्क के माध्यम से बच्चों में अपनी उपलब्धियों और क्षमताओं पर गर्व की भावना विकसित होने लगती है। बच्चों को नई सामाजिक और शैक्षणिक मांगों से निपटने की जरूरत होती है। सफलता से योग्यता की भावना उत्पन्न कर होती है, जबकि असफलता से हीनता की भावना उत्पन्न होती है। यदि शैक्षणिक मांगों को निपटने में सफल होता है, तो उनमें सफलता, वरना असफलता। ठीक है, तो यह प्रारंभिक वर्ष में होता है उद्योग बनाम हीनता। यदि वे मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं, तो सफलता, वरना असफलता। मनोसामाजिक विकास के इस चरण में सफलतापूर्वक संतुलन बनाने से क्षमता के रूप में जानी जाने वाली ताकत पैदा होती है, जिसमें बच्चे अपने सामने निर्धारित कार्यों को संभालने की अपनी क्षमताओं में विश्वास विकसित करते हैं। तो चौथा चरण उद्योग बनाम हिंसा क्लियर हो गया। पांचवा चरण इनका था पहचान बनाम भ्रम। पांचवा मनोसामाजिक चरण अक्सर अशांत किशोरावस्था के दौरान होता है, 13 वर्ष, 14-15 वर्ष के बाद। यह चरण व्यक्तिगत पहचान की भावना विकसित करने में एक आवश्यक भूमिका अदा करता है, जो व्यक्ति के शेष जीवन में व्यवहार और विकास को प्रभावित करता रहेगा। किशोरों को स्वयं और व्यक्तिगत पहचान की भावना विकसित करने की आवश्यकता होती है। सफलता स्वयं के प्रति सच्चे बने रहने की क्षमता पैदा करती है, जबकि विफलता भूमिका संबंधी भ्रम और स्वयं की कमजोर भावना को जन्म देती है। ठीक है, यानी यदि आप सफल होते हैं तो स्वयं के प्रति सच्चा भावना बनेगा, और यदि विफल होते हैं तो भ्रम और संशय पैदा होगा। किशोरावस्था के दौरान बच्चे अपनी स्वतंत्रता का पता लगाते हैं और स्वयं की भावना विकसित करते हैं। लोग व्यक्तिगत अन्वेषण के माध्यम से उचित प्रोत्साहन और सुदृढ़ीकरण प्राप्त करते हैं। वे इस चरण से स्वयं की मजबूत भावना और स्वतंत्रता और नियंत्रण की भावनाओं के साथ उभरेंगे। जो लोग अपनी मान्यताओं और इच्छाओं के बारे में अनिश्चित रहते हैं, वे अपने और भविष्य के बारे में
असुरक्षित और भ्रमित महसूस करेंगे। हमारी व्यक्तिगत पहचान हम में से प्रत्येक को एक एकीकृत और एकजुट आत्मबोध प्रदान करती है, जो हमारे जीवन में बनी रहती है। हमारी व्यक्तिगत पहचान की भावना हमारे अनुभवों और दूसरों के साथ बातचीत से आकार लेती है, और यह वह पहचान है जो उम्र बढ़ने से हमारे कार्यों, विश्वासों और व्यवहारों को निर्देशित करने में मदद करती है। तो ये किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। इनका छठा चरण था अंतरंगता बनाम अलगाव। इस अवस्था को देखें तो इस चरण में युवा वयस्कों को अन्य लोगों के साथ घनिष्ठ प्रेमपूर्ण संबंध बनाने की आवश्यकता है। सफलता से मजबूत रिश्ते बनते हैं, जबकि असफलता से अकेलापन आता है। यह चरण प्रारंभिक व्यस्तता की अवधि को कवर करता है, जब लोग व्यक्तिगत संबंधों की खोज कर लेते हैं। यानी अन्य लोगों के साथ, युवा वयस्कों के साथ यदि संबंध घनिष्ठ होगा, प्रेमपूर्ण होगा, तो व्यक्ति सफल होगा, अन्यथा तन्हा महसूस करेगा। एरिक्सन का मानना था कि यह महत्वपूर्ण है कि लोग अन्य लोगों के साथ घनिष्ठ प्रतिबद्ध संबंध विकसित करें। जो लोग इस कदर पर सफल होते हैं तो वे ऐसे रिश्ते बनाएंगे जो अस्थायी होंगे और सुरक्षित होंगे। प्रारंभिक चरणों का निर्माण क्या था? तो प्रत्येक चरण पिछले चरण पर सीखे गए कौशल पर आधारित है। आप देखे हैं, एरिक्सन का मानना था कि अंतरंग संबंधों को विकसित करने के लिए व्यक्तिगत पहचान की मजबूत भावना महत्वपूर्ण होती थी, और अध्ययनों से पता चला कि जिन लोगों में आत्मबोध की कमी होती है उनके रिश्ते कम प्रतिबद्ध होते हैं, और उनके भावनात्मक अलगाव, अकेलापन और अवसाद से जूझने की संभावना अधिक रहती है। इस चरण के सफल समाधान से प्रेम नामक सद्गुण प्राप्त होता है। इस अवस्था से, तो इसी छठा चरण से, और यह अन्य लोगों के साथ अस्थायी सार्थक संबंध बनाने की क्षमता द्वारा चिन्हित होता है। एरिक्सन का सातवां चरण सृजनात्मकता बनाम ठहराव। वयस्कों को ऐसी चीजें बनाने या पोषित करने की आवश्यकता होती है जो उनके लिए लंबे समय तक टिक सके। अक्सर बच्चे पैदा करके या सकारात्मक बदलाव लाकर जिससे अन्य लोगों को लाभ हो। सफलता, उपयोगिता और उपलब्धि की भावनाओं को जन्म देती है, जबकि विफलता के परिणाम स्वरूप दुनिया में उथली भागीदारी होती है। सफलता होगा तो उपयोगिता होगी, उसकी उपलब्धि होगी। वयस्कता के दौरान हम अपने कैरियर और परिवार पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना जीवन बनाना जारी रखते हैं। जो लोग इस चरण के दौरान सफल होते हैं उन्हें लगेगा कि वे अपने घर और समुदाय में सक्रिय रहकर दुनिया में योगदान दे रहे हैं। लोग इस कौशल को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो वे अनउत्पादक और दुनिया में असंबद्ध महसूस करेंगे। उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। देखभाल वह गुण है जो तब प्राप्त होता है जब इस चरण को सफलतापूर्वक संभाला जाता है। अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना, अपने बच्चों को बड़े होते देखना और अपने जीवन साथी के साथ एकता की भावना विकसित करना इस चरण की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। यानी सातवां चरण यदि सफल रहा तो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी होगी, वरना जीवन में ठहराव हो जाएगा, असफलता हाथ लगेगी। ठीक। इनका आठवां चरण है ईमानदारी बनाम निराशा। अंतिम मनोसामाजिक चरण, या 8 चरण में जो अंतिम मनोसामाजिक चरण इनका था, बुढ़ापे के दौरान होता है और जीवन पर वापस प्रतिबिंबित करने पर केंद्रित होता है। विकास के इस बिंदु पर अपने जीवन की घटनाओं को देखते हैं और ये निर्धारित करते हैं कि क्या वे अपने जीवन से खुश हैं, क्या उन्हें इन चीजों पर पछतावा है जिन्होंने की या नहीं की। एरिक्सन का सिद्धांत कई अन्य से भिन्न था क्योंकि वह बुढ़ापे सहित पूरे जीवन काल में विकास को संबोधित करता था। वृद्ध वयस्कों को जीवन की ओर मुड़ कर देखने और संतुष्टि की भावना महसूस करने की आवश्यकता है। इस स्तर पर सफलता ज्ञान की भावनाओं को जन्म देती है, जबकि विफलता के परिणाम स्वरूप अफसोस, कड़वाहट, निराशा और हताशा होती है। ठीक है। इस स्तर पर लोग अपने जीवन की घटनाओं पर विचार करते हैं
और जायजा लेते हैं। जो लोग उस जीवन को देखते हैं जो उन्हें लगता है कि वह अच्छी तरह से जिया गया था, वे संतुष्ट महसूस करेंगे और शांति की भावना के साथ अपने जीवन के अंत का सामना करने के लिए तैयार होंगे। जो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और केवल पछतावा महसूस करते हैं, वे इसके बजाय भयभीत महसूस करेंगे कि उनका जीवन उन चीजों को पूरा किए बिना समाप्त हो जाएगा और उन्हें लगता है कि उन्हें करनी चाहिए। जो लोग इस चरण के दौरान असफल होते हैं, उन्हें लगेगा कि उनका जीवन बर्बाद हो गया है और उन्हें कई पछतावे का अनुभव हो सकता है। व्यक्ति में कड़वाहट और निराशा की भावना बनी रहेगी। तो ये 8वां चरण ईमानदारी और निराशा, जो जीवन के अंतिम चरण में ये अंतिम अवस्था में इस चरण को डाला था। जो लोग अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं, वे ईमानदारी की भावना महसूस करेंगे। इस चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने का अर्थ है कि कुछ पछतावे और संतुष्टि की सामान्य भावना के साथ पीछे मुड़कर देखना। ये व्यक्ति मृत्यु का सामना करते हुए भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है। एविक्शन का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण था, इस पर चर्चा करें या फिर इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो एविक्शन का सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह किसी व्यक्ति के पूरे जीवन में विकास को संबोधित करता था, न कि केवल बचपन के दौरान। बाकी आप जीन पियाजे का देख रहे हैं तो बचपन के दौरान है। इसने विकास के प्रत्येक बिंदु पर व्यक्तित्व और विकास को आकार देने में सामाजिक संबंधों के महत्व पर जोर दिया। तो इस प्रकार आप एविक्शन के जो सामाजिक चरण हैं उसको एक सारांश के रूप में फिर से रिवीजन कर लें। पहला जो शैशवावस्था आयु है, जन्म से 18 माह तक, इसमें इनका जो चरण था क्या था, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है। और इसमें इससे बच्चों में विश्वास की भावना आती है, आशा होता है, वरना अविश्वास होता है। प्रारंभिक बचपन में 2 से 3 वर्ष की अवस्था में ये स्वायत्तता बनाम संदर्भ शर्म और संदेह का चरण इन्होंने दिया, जिसमें बच्चों को शौच प्रशिक्षण दिया जाता है और इसमें बच्चे इच्छा प्रकट करते हैं कुछ सीखने के लिए। तीसरा जो इनका आयु इन्होंने रखा 3 से 5 वर्षों के बीच, ये पहल बनाम अपराध बोध का टकराव, और इसमें महत्वपूर्ण घटना अन्वेषण होती है, जबकि इसका उद्देश्य, इसका जो नतीजा क्या निकलता है, उद्देश्य। स्कूल की उम्र जो होती है 6 से 11 वर्ष, इसमें इन्होंने उद्योग बनाम हिंता का दिया कि यदि वे सफल होते हैं विद्यालय में तो उनमें विश्वास की भावना आती है, वे मेहनत करते हैं, वरना हिंता की भावना आ जाती है। ठीक है। किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष जो है, इसमें उन्होंने पहचान बनाम भूमिका भ्रम का चलन दिया, जिसमें सामाजिक रिश्तों का विकास होता है, सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है। युवा वयस्कता 19 से 40 वर्ष में अंतरंगता बनाम अलगाव का बोध दिए, जो रिश्तों से संबंधित है और इससे नतीजा प्रेम या घृणा उत्पन्न होता है। मध्य वयस्कता जो 40 से 65 वर्ष की अवधि में इन्होंने दिया कि सृजनात्मकता क्रिएटिविटी बनाम ठहराव, इसमें काम और उनकी महत्वपूर्ण घटना है और नतीजा इसका देखभाल होता है। और 65 वर्ष से मृत्यु तक में परिपक्वता अवधि का काल माना, जिसमें अहंकार अखंडता बनाम निराशा या जीवन एवं चिंतन पर आधारित था और जिसका नतीजा बुद्धि। तो इस प्रकार एविक्शन 8 चरण है और ये चरण किससे संबंधित है, मनोसामाजिक विकास से संबंधित है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से संबंधित है, जबकि एविक्शन का सिद्धांत जो है वो मनोसामाजिक विकास से संबंधित है। अब एक बच गया इसमें लॉरेंस कोलबर्ग, इसको आगे देखें। लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है। तो 3 आपके मनोवैज्ञानिक सिलेबस में दिए गए हैं। जिन पियाजे जो किससे संबंधित हैं, तो जिन पियाजे संबंधित है संज्ञानात्मक विकास से या कहें मानसिक विकास से। दूसरा है एविक्शन जो मनोसामाजिक विकास से संबंधित है, और तीसरा है लॉरेंस कोलबर्ग जो नैतिक विकास से संबंधित है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत को देखिए तो बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुल निश्चित एवं सार्वभौमिक स्तर अथवा अवस्थाएं पाई जाती है। और जो अवस्था, ये अवस्था क्या है,
तो पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। ठीक, ये 3 स्तर देख लिए, पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर और आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। पूर्व नैतिक अवस्था या स्तर यह बालक 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक, परंपरागत नैतिक अवस्था 10 से 13 वर्ष के दौरान, और तीसरा जो देखिए आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर या 13 वर्ष से आरंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक। तो 3 स्तर में पूर्व नैतिक स्तर पर इन्होंने 4 से 10 वर्ष के बालकों को रखा, परंपरागत नैतिक स्तर में इन्होंने 10 से 13 वर्ष के बालकों को रखा, और आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर में इन्होंने 13 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के बालकों को रखा। कुलवर्ग द्वारा प्रदत्त इस प्रकार के वर्गीकरण को कुछ और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए तो ये वर्गीकरण बालकों के नैतिक या चारित्रिक विकास की 5 प्रमुख स्तर या अवस्थाएं तय की जा सकती। उन्होंने तो 3 ही दिया था, लेकिन इसको 5 में बांट के आप अच्छे से समझ सकते हैं। पूर्व नैतिक अवस्था स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था एवं आधार आधार चेतना अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था या अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक विद्यमान रहती है, जबकि उन्होंने वो जो अवस्था दिया था 4 से 10, इस अवस्था में बालक से किसी प्रकार के नैतिकता या चारित्रिक मूल्यों को धारण करने की बात ही नहीं उठती है, क्योंकि इस स्तर पर उसे यह समझना ही नहीं होता कि उनके ऐसा करने से किसी अन्य को नुकसान होगा या परेशानी होगी। ठीक है, तो इसमें चारित्रिक मूल्य कैसे विकसित होगी, क्या अच्छा है या क्या बुरा, यह बात उसकी समझ से बाहर होती है। उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं तथा संवेगों पर नियंत्रण करना आता ही नहीं है, और परिणाम स्वरूप वह अपनी मर्जी का मालिक बनकर इच्छित व्यवहार करने की जिद पकड़ता रहता है। ठीक है, पूर्व नैतिक हो गया जन्म से 2 वर्ष तक, और चूंकि उसको नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं है, चारित्रिक मूल्यों को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अच्छा बुरा समझता नहीं है और अपनी इच्छाओं, भावनाओं या संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, इसलिए वो जिद करता है, अपनी मर्जी का मालिक बनता है। कुलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास का जो चरण है, आत्मकेंद्रित निर्णय, व्यक्तिगतता और विनिमय, यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखीकरण, परस्पर एक रूप उन्मुखीकरण जिससे अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध विकसित होते हैं, अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण। स्वकेंद्रित अवस्था देखें, इस अवस्था का कार्यकाल 30वें वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। इस अवस्था के बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती। बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्व यानी आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक होता है, परंपरा को धारण करने की अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है, अतः उसमें समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। इस अवस्था से उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है। कब? 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक, और यह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार के आचरण या व्यवहार से दूसरों का अहित होगा या ठेस पहुंचेगा। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था या अवस्था किशोरावस्था से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी 13 वर्ष से लेकर के और फिर 19 वर्ष तक आप माने। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और उसमें आत्मचेतना का प्रादुर्भाव हो जाता है। यह मेरा आचरण है, मैं ऐसे व्यवहार करता हूँ, उसकी इसे अनुभूति होने लगती है तथा अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। यानी
किशोर में यह भाव विकसित होने लगता है कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये सही है, ये कर रहा हूँ ये गलत है। यानी अपने ही आचरणों को वह स्वविवेक से निर्णय करने लगता है कि मेरा ये आचरण सही है, ये आचरण गलत। पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यही असंतुष्टि उसे समाज तथा परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है उसे बदल डालने या परंपराओं के प्रति विद्रोही रुख अपनाने को उकसाती है। ठीक है, ये किशोरावस्था से संबंधित था। आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था नैतिक या चारित्रिक विकास की यह चरम अवस्था होती है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव होता है। अब यहाँ जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात व्यक्ति विशेष में की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह मात्र ही नहीं होता, बल्कि वो अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तिगत गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। तो इस प्रकार कोलबर्ग की जो नैतिक विकास की जो अवस्था थी, इस अवस्था को क्रमशः आप देख लिए। पूर्व नैतिक जन्म से 2 वर्ष, जब बालकों को अच्छे बुरे का कोई ज्ञान ही नहीं होता, वो जिद करता है। उसके बाद स्वकेंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष तक, और यहाँ पे सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति पर केंद्रित होती है, जो आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। उसके बाद 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था की अवस्था होती है, जो परंपराओं को धारण करने की अवस्था होती है, और इसमें समाज के बनाए हुए नियमों, परंपराओं, मूल्यों को धारण करता हुआ देखा जाता है। इसमें अच्छाई बुराई का ज्ञान होने लगता है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी होती है, जिसमें इसका पूर्ण मानसिक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास होता है, और अपने व्यक्तिगत संबंधी गुणों की स्वयं आलोचना करना सीख जाता है। इसके बाद आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, जो किशोरावस्था के बाद की अवस्था, ये अंतिम चरण है, और इसमें सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तिगत गुणों से धारण करता हुआ पाया जाता है। तो इस प्रकार कोलबर्ग के ये नैतिक विकास के चरण थे। तो 3 जो मनोवैज्ञानिक थे, जिन पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास से है, एरिक्सन का संबंध मनोसामाजिक विकास से है, और कोलबर्ग का संबंध नैतिक विकास से है। तो यूनिट 1 का जो तीसरा टॉपिक है, वैयक्तिक विकास के आयाम, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषिक, सामाजिक एवं नैतिक, इनके अंतर संबंध एवं शिक्षकों के लिए निहितार्थ, इसको हम लोग देख लिए। साथ ही पियाजे, एरिक्सन और कोलबर्ग के संदर्भ में भी इसको देख लिए। इसके बाद अब आपको किसी भी नोटबुक से या फिर किसी बुक से कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की आवश्यकता नहीं। यदि प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं में से रहेंगे। अगले वीडियो में हम यूनिट 1 का जो शेष है, किशोरावस्था से संबंधित धारणाएं, रूढ़ियां और समग्र समझ की आवश्यकता, किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले जो कई कारक होते हैं, इसमें 4 कारकों का जिक्र है। तो उसी 4 कारकों पर हम लोग देखेंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक, और बिहार में किशोरों की प्रारंभिक वास्तविकता। इससे संबंधित ये तीनों टॉपिक को हम एक वीडियो में लेकर आएंगे, और बहुत जल्द फिर अगले वीडियो में हम यूनिट 1 के शेष बचे हुए जो टॉपिक हैं किशोरावस्था से संबंधित, उसके साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको फिर इससे संबंधित वीडियोस आपको स्वयं प्राप्त होता रहे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने समूह में इसको शेयर करना ना भूलें।